तो हमने देखिए जो अष्टादश आदेश हैं, इन आदेशों को देख लिया था। तिप्तस जी सिक्तस्थ में बसमस्त आताम ध था साताम धम इट भाई मही। और इसी में जो है शुरुआत का ती और अंतिम का गांव लेकर के क्या करते हैं, एक तिंग प्रत्याहार बनता है, ये भी हमको याद रखना है। प्रतिगंत जो है उसकी पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा। ये बात हमको जी। अब यहाँ पर देखिए कि ये किसके स्थान पर होते हैं 18, तो लकार के स्थान पर होते हैं, इस लकार के स्थान पर। तो भूला में जो ला है, इस ला के स्थान पर 18 आदेश प्राप्त हो गए। हो गए। अब ये लस्य स्थाने क्यों होते हैं, क्योंकि लस्य की इसमें अनुवृत्ति या जो भी है अधिकार आता है। अब यहाँ पर हमको करना कितना है भैया, इसमें करना तो एक ही एक। है। तो एक करना है, तो इसके लिए अगला सूत्र आता है लह परस्मयी पदम। क्या सूत्र है, लह परस्मयी पदम। तो उसमें जो लह है ना, ये लह में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है वहां पर, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। तो लह में जब षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्थाने आ जाएगा। षष्ठी जब स्थाने स्थाने में। आ जाएगा तो लह स्थाने माने लकारस्य स्थाने। अब हमको अपने आप समझना पड़ेगा, ये आदेशाः, लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनकी क्या हो जाती है, परस्मै पद संज्ञा होती है। ते परस्मै पद संज्ञकाः भवन्तु। क्या अर्थ हो जाएगा कि लकारस्य स्थाने ये आदेशाः ते परस्मै पद ते परस्मै पद संज्ञकाः संज्ञाः भवन्तु। भवन्तु। ये अर्थ आपको याद रहेगा ना। जी। जी सर। वर्तमान में का क्या अर्थ है, वर्तमान काले यह व्यापार, ये वाला ना। जी तदवाचकः या धातु इत्यादि तदवाच करके जो भी। तदवाचक, हाँ तदवाचक यह धातु तद अव्यवहित उत्तर लकाराः और लट लकाराः भव। सकर्मक का क्या लक्षण है, धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वम सकर्मकत्वम। कर्म का क्या लक्षण है, धात्वर्थ नहीं, वो धात्वर्थ व्यापार जन्य फलाश्रयत्वम कर्मत्वम। कर्ता का क्या लक्षण है, वो धात्वर्थ व्यापाराश्रय करता, इसमें कुछ वो करेक्ट प्रत्यय भी लगा सकते हैं। धातु में कुछ हाँ जोड़ करके बताना है। पित्वित बोलिए। धात्वर्थ, पित्वित धात्वर्थ व्यापाराश्रया धात्वर्थम। धात्वर्थ में यहाँ व्यापार नहीं आएगा आश्रय। करता, बस। ठीक है, तो ये आपको याद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका क्या अर्थ है, लह परस्मै पदम का। यहाँ पर जो लह है वो कैसा है, स्थान षष्ठ्यंत है, इसलिए लह स्थाने ये आदेशाः ते ते परस्मै परस्मै पर पद संज्ञा संज्ञकाः भवन्तु। भवन्तु। ठीक है। अब ऐसे ही आता है, तो इसका मतलब जो है लकार के स्थान पर तो ये 18 आदेश होते हैं, ती से लेकर के महीन तक, तो ये तो सब क्या हो जाएंगे, परस्मै पद संज्ञा होने हो जाएंगे। लगेंगे। अब ये प्राप्ति होगी, तो इसलिए इसका क्या, ये हो गया सामान्य सूत्र। देखो शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं उत्सर्ग और दूसरे अपवाद। तो उत्सर्ग मतलब क्या होता है, सामान्य, और सामान्य अपवाद अर्थात विशेष। विशेष। तो जहां पर सामान्य, सामान्य का मतलब है कि उत्सर्ग। वो है क्या, उत्सर्ग। हाँ उत्सर्ग माने व्यापक होते हैं, माने कि उनका उद्देश्य जो है ना वो व्यापक होता है। और अपवाद का उद्देश्य क्या होता है, व्याप्य होता है। व्याप्य होता है। व्याप्य मतलब थोड़ा, और व्यापक माने बड़ा, समझे कि नहीं। जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि लकार के स्थान पर जो आदेश हुए हैं
इनको उद्देश्य करके किसका विधान किया है? परस्मैपद पद संज्ञा का, परस्मैपद संज्ञा का। ठीक है, अब अगला सूत्र है भाई, ये तो 18 आदेश की क्या करने लगा? परस्मैपद संज्ञा करने लगा। तो अगला सूत्र आएगा तंगानावात्मने पदम। तंगानावात्मने पदम में क्या है? तंग तंग आनौ, तंग च आनश्च इति तंगानौ। क्या समझे भैया? इति तंगश्च बोल दो तुरंत। आनश्च इति तंगानौ। क्या समझना है? तंग प्रत्याहार। तंग, एक मिनट, तंग च आनश्च इति तंगानौ। और तंगानौ फिर आत्मनेपदम है तो क्या हो जाएगा? औ को आव, इसलिए तंगानावात्मनेपदम। ये समझ में आ गया ना आपके? जी। चलो अब देखो, तंगानौ आत्मनेपदम, इसमें भी क्या आता है? ऊपर से लह परस्मै पदम से ये लह आएगा। क्या आएगा? लह आएगा। और ये लह कैसा है? स्थान षष्ठ्यंत है। कैसा है? स्थान षष्ठ्यंत। इसका मतलब षष्ठी है इसके अंतिम में, और वो षष्ठी ऐसी है जो स्थाने को पकड़ करके लाएगी। तो सामान्य बात है कि यहाँ पर भी हमको स्थाने लाना होगा। तो लह स्थाने ये आदेशाः, लेकिन यहाँ पर हमको आदेश से सभी आदेश लेने हैं। क्या? तंग बस। यहाँ पर सिर्फ तंग लेना है और आन लेना है। माने लकारस्य स्थाने यह तंग, लकारस्य स्थाने यह आनः, सह आत्मनेपद संज्ञकः भवतु। क्या अर्थ हो जाएगा? लह स्थाने ये तंग यह आदेशः तंग, और लह आन। स्थाने यह तंग और लह स्थाने यह आनः। बोलो भाई, क्या समझे? लह स्थाने ये तंग आदेश और आनश्च वे सह आत्मनेपद संज्ञक आत्मनेपद होंगे। संज्ञकः, आत्मनेपद भवन्तु। संज्ञकः भवतु। अब बात यह है कि लकार के स्थान पर जो आन है ना, वो सिर्फ दो ही होते हैं, या तो सानच या या कानच। फिर कानच। कानच। एक होता है चानश। क्या होता है? चानस। चानश। लेकिन वो चानश जो है ना, लकार के स्थान पर नहीं होता है। इस वजह से उसको हम यहाँ आन शब्द से नहीं लेंगे। आन से हम किसको लेंगे? सानच कानच। चानच और कानच। कानच और कानच को। क्यों लेंगे? लकार के स्थान पे होते हैं। यही होते हैं। अच्छा, लकार के स्थान पर ऐसा कहां से हमने पाया? लकार का यहाँ पे अधिकार चल रहा है और सूत्र लटा कहां से? सत्रिसान चाव प्रथमा समानाधिकरण। नहीं भाई, चानस क्यों नहीं ये होगा नहीं गुरुजी कह रहा इसमें? हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ लकारस से स्थाने यह आन, ये यहाँ पर लकारस से स्थाने कहां से पाया हमने? स्थाने तो षष्ठी स्थानीय योगा से। और ये लह कहां से आया? लह लस्य का परस्मै अधिकार है। पदम। सूत्र से। ये याद रखना है। तो हमने क्या समझा कि लकार के स्थान पर जो विहित है तंग, अथवा लकार के स्थान पर विहित जो आन है, आन अर्थात सानच अथवा कानच, क्योंकि यही लकार के स्थान पर विहित है, तो इसकी क्या हो जाती है? आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। अब बात यह है कि ये जो तंगादि 9 हैं,
तो से लेकर के माने तादी जो 9 है तो से लेकर के यहाँ तक तो आताम था साथाम थम इट वही महीन, तो इनको उद्देश्य करके और आन को उद्देश्य करके देखो जो परस्मय पद का विधान किया गया था उसके लिए तो ये पूरा पूरा उद्देश्य था, ये उद्देश्य व्यापक था। लेकिन जब हमने देखा कि आत्मनेपद संज्ञा का विधान करना है तो सिर्फ तो से लेकर के ये यहाँ तक विधान किया, तो ये इसका उद्देश्य हो गया व्याप्य। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। इसका उद्देश्य था पूरा पूरा ती से लेकर के ङ तक, और जब हमने आत्मनेपद का उद्देश्य देखा, आत्मनेपद संज्ञा तो विधेय है, उसका उद्देश्य देखा तो वो था सिर्फ तंग तंग यानी कि 9। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्यापक कौन होगा और व्याप्य कौन होगा, तो जो सामान्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र होता है वो व्यापक होता है, और विशेष धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र क्या होता है, व्याप्य हो माने अपवाद। अपवाद होता है। ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। माने जी सामान्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र जो है वो क्या होता है, वो उत्सर्ग होता है। व्यापक। हाँ, उत्सर्ग होता है। क्या होता है? उत्सर्ग व्यापक। सर्ग। उत्सर्ग क्या होता है? जो सामान्य अथवा व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र हो। व्यापक धर्मावच्छिन्नोद उद्देश्यताक, ये आपको व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्र जो होता है वह क्या होता है? उत्सर्ग होता है। इसको आप लिख लीजिए, और यहीं पर जब हम व्यापक की जगह क्या कर देंगे, व्याप्य कर व्याप्य देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ये अपवाद हो जाएगा। अपवाद शास्त्र ये हो जाता है उत्सर्ग शास्त्र, ठीक है। क्या कहा मैंने? व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र उत्सर्ग होता है और व्याप्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्र अपवाद होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि जो है अपवाद बलवान होता है। जी क्यों बलवान होता है? क्योंकि क्षेत्र अगर में है ये। उत्सर्ग लग जाए वो अपवाद फिर कहाँ लगेगा, ये बताओ। अपवाद के लिए कोई खाली जगह बचेगी? नहीं। तो पाणिनि जी का वचन व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? जी इसलिए अपवाद बलवान होता है, क्योंकि पाणिनि जी का वचन क्या है? प्रामाणिक है, प्रमाण है कि नहीं है? जी है। और अगर वचन लगेगा ही नहीं पाणिनि जी का कहीं, तो फिर प्रामाणिक रह जाएगा क्या? नहीं। नहीं। इसलिए अपवाद बलवान वचन प्रमाणत्वात्। अपवाद क्यों बलवान होता है? क्योंकि वचन प्रमाण है। अगर वचन अप्रामाणिक होता तो कोई चिंता नहीं थी, नहीं लगाते भाई, नहीं आत्मनेपद संज्ञा करते, अप्रामाणिक वचन है, ऐसे ही है, बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, प्रामाणिक वचन है, इसलिए हमको अपवाद को बलवान मानना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आगे जी समझ सर। में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब इनकी जो है तौ से लेकर के महीन तक की क्या हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा हो आत्मनेपद संज्ञा। जाएगी। और इन्होंने बता दिया है पूर्व संज्ञापवाद। पूर्व संज्ञा अर्थात परस्मय पद संज्ञा का ये आत्मनेपद संज्ञा ये अपवाद अपवाद भूत है। अपवाद है।
एक ठीक है। प्रश्न पूछना चाहता था जी मैं ना, जी कहिए। ये जो आपने बताया था कि तंग च आनश च, यहाँ पे जो आन है उससे हमें शानच और कानच ग्रहण करने हैं, जी इसमें हम चानच क्यों नहीं ग्रहण करेंगे गुरुजी? क्योंकि चानस जो है ना, यहाँ पर हमने ये कहा है कि ये आन ऐसा लेना है जो लकार के स्थान पर आदेश हो। जी क्यों ऐसा लेना है? क्योंकि इस टंगाना वात्मने पदम में ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? इस लह की लह। अनुवृत्ति आ रही है। लह का मतलब है लकारस्य स्थाने ये आदेश। जी तो लकार स्थानिक आदेश तंग है, और आन भी लकार स्थानिक ही चाहिए हमको। जी तो आन जो है ना, सानच और कानच रूपी जो आन है, क्योंकि सानच में भी आन शेष रहता है, कानच में भी संज्ञा लोप होकर के आन बचता है, तो ये लकार के स्थान पर विधान किया गया है। लेकिन चानस जो है वह लकार के स्थान पर विहित नहीं है, यद्यपि चानस भी इस संज्ञा लोप होने के बाद आन के रूप में ही शेष रहता है। जी जी चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि पूर्व संज्ञा का अपवाद है। अपवाद है इसका मतलब है कि त अतांझा इत्यादि की आत्मने पद संज्ञा ही होगी, परस्मय पद संज्ञा नहीं नहीं होगी। नहीं हो। ठीक है, तो अब इसकी आत्मने पद संज्ञा हो जाएगी भाई। अब कह रहे हैं कि आत्मने पद अनुदात्त गित आत्मने पदम। अनुदात्त तो अनुदात्तश्च वच इति बोलो भाई। अनुदात्त गित। अनुदात्त गित। अनु अनुदात्तश्च और ngोच इति अनुदात्त गौ। भाई अनुदात्तश्च और अंगौ है, और जब हम क्या करेंगे, इसमें समास करेंगे, इतरेतर योग। इतरेतर योग करेंगे, तो ये चौ तो हो जाएगा गायब, और यहाँ जो विभक्ति है, ये विभक्ति औ जो है ना आएगी। सुविभक्ति, यहाँ भी सु है, ये हो जाएगी गायब विभक्ति सु सु। तो क्या आ जाएगा दोनों से? औ आ जाएगा। द्वंद्व में औ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुदात्त गौ। और फिर उसके बाद बहुव्रीहि करेंगे, अनुदात्त गौ इतौ यस्य। यस्य। फिर यहाँ पर भी क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। जी तो बहुव्रीहि होगा तो यहाँ पर भी भाई फिर यस्य गायब होगा। इतौ में जो औ है ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पर का भी औ गायब हो जाएगा। विभक्ति का लुक होता है ना, सुपो धातु प्रातिपदिक है। धातु प्रातिपदिक योग से। और चूंकि यहाँ पर अन्य पदार्थ क्या है, क्योंकि बहुव्रीहि जो प्रधान होता है है। ना अन्य पदार्थ में होता है। किसमें होता है? अन्य पदार्थ प्रधान। पदार्थ। तो अन्य पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? अनुदात्त यस्य। गौ। यस्य से क्या ले रहे हैं? यस्य धातु, मानी अन्य पदार्थ धातु है। जी और धातु कहाँ से पा गए बोले भाई? तो धातु आ रही है धातु भूवादयो धातु। 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 वहां से जो है, यद्यपि बीच में बड़ा व्यवधान है, लेकिन एक होता है मंडूक पुलुत्या अनुवृत्ति। जी जी जैसे मंडूक मतलब मेढक कूद कूद करके चलता है, उसी प्रकार से जो है धातवह जो है वहां से कूद करके अनुदात्त ङित आत्मने पदम इस सूत्र में आ गया। तो धातवह वहां बहुवचन का था, लेकिन यहाँ पर हमने एक वचन में एक बना लिया। वचन। और अनुदात्त ङित जो है, यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ है पंचमी विभक्ति, क्योंकि हमको धातु से अव्यवहित उत्तर में क्या लाना है? आत्मने पद लाना पंचमी। है। धातु से अव्यवहित उत्तर में क्या लाना है? आत्मने पद। और अव्यवहित उत्तर लाने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग पंचमी। होना चाहिए? पंचमी। क्योंकि पंचमी होगी तभी अव्यवहित उत्तर आएगा।
जी इसलिए हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति करेंगे। तो भाई पंचमी विभक्ति इसीलिए यहाँ पर जो है इतः में क्या है, पंचमी विभक्ति है, और यहाँ धातुओं में भी पंचमी है। लेकिन अब बात यह है कि ये जो इत है ना, इस इत का संबंध हमको अनुदात्त और ई दोनों के साथ करना है, क्योंकि यहाँ अनुदात्त में और ई में पहले क्या हुआ था, अनुदात्तश्च द्वंद्व ङ च इति। अनुदात्त और अनुदात्त ङ में गौ पहले क्या हुआ था, अनुदात्त, तो इतरेतर यहाँ कौन सा योगदान समास हुआ था, इतरेतर योगक योग द्वंद्व द्वंद्व हुआ था। और नियम है, क्या नियम है, द्वंद्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। संबध्यते। ठीक है, जी द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्व के अंतिम में, अब यहाँ अंत शब्द का अर्थ देखो भैया, द्वंद्व के अंतिम में तो ये ङ है, तब कैसे काम पद बोला चलेगा, है। नहीं ङ भी पद तो ङ है, इत है, सब कुछ पद है। तो इसका मतलब ये है कि अंत शब्द का अर्थ जो है कुछ अलग है। इस अंत शब्द का अर्थ है समीपे। क्या अर्थ है, समीपे समीपे। इसलिए आपको द्वंद्वान्ते का अर्थ करना पड़ेगा द्वंद्व समीपे। और समीप में कभी कभी समीप तो पूर्व वाला भी होता है, पर वाला भी होता है। इतना आपको जी लिख लेना है। क्या लिखना है कि सामीप्यम द्विविधम, क्वचित पूर्वकृतम क्वचित परकृतम। क्वचित पूर्वकृतम और ऐसे ही क्वचित परकृतम क्वचित परकृतम। सामीप्यम द्विविधम, सामीप्य जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जी नहीं समझे, सामीप्य जो है दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व के समीप में, तो भैया ये जो इत शब्द है ये इस द्वंद्व के समीप में है। और यहाँ पर कौन सा वाला सामीप्य है, पर वाला। परकृतम सामीप्य है। इसलिए इस इत शब्द का हम संबंध दोनों के साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो अनुदात्त के साथ करेंगे तो ये तो हो जाएगा अनुदात्तेत, अनुदात्तेतः। ठीक है ना। और गित जी के साथ करेंगे, मतलब गांव के साथ गीता करेंगे तो एक साथ में लिख देते गीता हैं भाई। गीतः माने अनुदात्तेतः गीतः च। ये आप लोग समझ गए। जी सर। इसका मतलब क्या है कि अनुदात्त है इत जिसका, यानी जिस अनुदात इत संज्ञक अनुदात्त से घटित हो जो, इसका मतलब लिख लीजिए भाई। अनुदात्तेत मतलब क्या है, इत संज्ञक अनुदात्त घटित, घटित माने युक्त, और इत संज्ञक नकार युक्त। क्या समझे, इत्संज्ञक अनुदात्त से युक्त और इत्संज्ञक गकार युक्त। अब इस बात को लिख लो भाई।
जैसे यहाँ पर लिख लो इसको। अनुदात्तेत का मतलब क्या है? इत संज्ञकानुदात्त युक्त। इत संज्ञक अनुदात्त युक्त। और ऐसे गिंत का मतलब क्या हो जाएगा? इत संज्ञक अथवा युक्त की गकार जगह घटित का प्रयोग करिए। ऐसे ही गिंत का मतलब क्या होगा? इत संज्ञक इत संज्ञक कार गित से घटित। घटित। नकार घटित। ये लिख ले रहे हो ना? जी जी। सर। गिंत का मतलब क्या हो जाएगा? इत इत संज्ञक संज्ञक गकार गकार से घटित। ऐसे ही अगर कोई कहे कित, कित मतलब क्या होगा? इत संज्ञक ककार घटित। ककार से घटित। तो इत संज्ञक ककार घटित। पित, पित मतलब इत संज्ञक पकार घटित। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी। चलिए। और हित मतलब हित, हित मतलब इत संज्ञक यकार यकार घटित। घटित। ठीक है। तो जब हम अर्थ करेंगे तो कैसा करेंगे कि इत संज्ञक अनुदात्त घटित धातु धातो हो, और इत संज्ञक गकार घटित धातु हो, अव्यवहितोत्तर आत्मनेपदम आत्मनेपदे। भवतु। नहीं समझे? समझे सर। ये आपने लिख लिया ना, द्वंद्वान्ते इत्यादि सब सामीप्यम द्विविधम क्वचित पूर्वकृतम क्वचित परिकृतम। जी जी सर। सर लिख लिया। मिटा दें इसको। जी। जी। चलिए, तो आप बताइए कि क्या अर्थ हुआ फिर अनुदात्त के आत्मनेपदम इसका? इत संज्ञक संज्ञक अनुदात्त अनुदात घटित घटित और इत संज्ञक गकार घटित धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। धातो हो अव्यवहितोत्तर आत्मनेपद संज्ञकः प्रत्ययः भवतु। बोलो भाई, इत संज्ञक अनुदात्त घटित, इत संज्ञक इत गकार संज्ञक घटित। इत संज्ञक अनुदात्त घटित इत संज्ञक गकार घटित धातो हो अव्यवहित उत्तर आत्मनेपदम प्रत्ययाः भवन्तु या भवतु। हाँ, आत्मनेपदम भवतु बोल दो तो कोई समस्या नहीं। इस अर्थ को लिख भी लेना है, नहीं तो भाई मैं लिख करके बता दूं। लिख लेंगे आप सर। क्या करेंगे? लिख लेंगे लिख अपने ठीक लेंगे। से। है। चलिए, अब है स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। तो यहाँ पर भी पूरी पूरी प्रक्रिया वही है। स्वरितश्च और याच इति स्वरित यौ। ये समझ में आ गया? जी। इस प्रकार से अनुदात्तश्च वच किया था, यहाँ पर अनुदात्त स्वरितश्च याच इति स्वरित यौ। स्वरित यौ इतौ यस्य सः अनु स्वरित सुरित सः स्वरितयित धातुः और तस्मात् सुरित स्वरितयितः धातुः। नहीं समझे? समझ गए सर। क्या समझे बोल दो। सोरितश्च इतश्च इति इतश्च नहीं भाई सोरितयौ साहब, यच स्वरितश्च यच स्वरितश्च याच। सोरितश्च याच इति सोरितयौ हम्म और सोरित यौ यस्य ऐसे नहीं। स्वरित यौ इतौ यस्य। सोरित यौ इतौ यस्य इति सोरित
क्या है? स्वरितहित। स्वरितहित तस्मात् स्वरितहितः। अब इत का दोनों में संबंध होगा, जैसे अनुदात्तेत गित हुआ था, ऐसे यहाँ स्वरितेत इत हो जाएगा। जी। अरे अनुदात्त की जगह स्वरित लिखना है, उंगाक की जगह यहाँ करना है, पूरा पूरा प्रक्रिया वैसे ही है। यहाँ भी द्वंद्वांत में मैंने द्वंद्व के समीप में यकार श्रूयमाण माने इत श्रूयमाण है तो उसको भी संबंध हो जाएगा। अर्थ इसका क्या बनेगा बोलो? स्वरित स्वरित यकार घटित नहीं स्वरित स्वरित संज्ञक स्वरित। अरे भाई अनुदात्त गीत का क्या है? ये बात इत संज्ञक स्वरित घटित तो इत संज्ञक यकार घटित धातु हो अव्यवहित उत्तरा आत्मने पदम प्रत्ययः भवतु। आत्मने पदम भवतु अथवा आत्मने पद संज्ञकः प्रत्ययः भवतु। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज है जो और भी जोड़नी है। कर्तृभिप्राये क्रियाफले सति, क्या जोड़ना है? कर्तृभिप्राये क्रियाफले सति। क्रियाफले सति। अब कर्तृभिप्राय क्रियाफले का मतलब क्या है? कर्तृभिप्राय का मतलब क्या है? कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायः। ठीक है, जी। इसको समझ लो भाई। कर्तारम अभिप्रैति, ठीक है। जी। तो कर्त्री है और कर्तारम में जो है अम है, अम मतलब द्वितीया का एक वचन। फिर अभिप्रैति में अभि उपसर्ग है, फिर प्र उपसर्ग है, और क्या है? इण धातु है, इण गतौ वाली, जी। गति वाली भाई। अब यहाँ पर क्या है कि ये कर्तारम जो है ना, ये कर्म है। ये क्या है? कर्म। कर्म। तो कर्म उपपद रहते धातु से कर्मण्यण सूत्र से क्या हो जाता है? अड़ प्रत्यय। प्रत्यय। अण प्रत्यय होता है, और अण प्रत्यय में नकार की संज्ञा होगी तो ई को क्या हो जाएगी? एणित हो जाएगा प्रत्यय। तो अचोणिति जी। से वृद्धि हो जाएगी इस ई को, धातु को। प्रैति ई धातु को वृद्धि होकर के तो क्या बन जाएगा? ऐ होगा, और ऐ के बाद में ये अपरे है तो ऐ को क्या आदेश हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा ऐ को? ऐ को आय होता है कि नहीं होता? आय। अच्छा, फिर ये जो है अणकार की तो संज्ञा हो जाएगी। अब ये जो है उपपद मतिंग सूत्र है कोई, उपपदमतिंग। वो कहता है कि ये कर्तारम, ये उपपद मतलब उप माने समीप में उच्चरित पद है कि नहीं इतना? जी। क्यों पद है? क्योंकि ये अम जो है क्या है? सुप है, और सुबंत है कर्त्रियम, तो ये पद है, और ये उपपद है। और ये क्या है? अब अभिप्रेत तो तिङंत था, लेकिन जब हमने कृत प्रत्यय कर दिया यहाँ अभिप्राय में, ये अकृत कर दिया, तो कृत प्रत्यय अ है। अब ये तिङंत रहा क्या? नहीं सर। नहीं। इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? उपपद मतिंग से यहाँ पर समास संज्ञा हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी उपपद संज्ञा। वो समास संज्ञा, उपपद संज्ञा नहीं भैया, उपपद संज्ञा तो कर्तृ की है। जी हाँ, उसकी समास संज्ञा। किसकी? इस अभी पूरे की, अभी यहाँ से लेके यहाँ पूरे तक की की। अभिप्राय आपकी। समास की होती है कृतधित समासाश्च से समास की क्या होती है?
प्रातिपदिक संज्ञा। वो प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो प्रातिपदिक के अवयव इस सुप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। क्षत्रिय में जो री दिख रही है ना, उसको वृद्धि हो जाएगी। उसको वृद्धि नहीं, उसको र हो जाएगा, क्योंकि आगे अ परे है। अच्छा, एक मिनट। तो ये त आधा और इसके बाद र, तो इसको जोड़ते हैं तो त्र होता है कि नहीं होता है? कर्तृभिप्राय ये। और फिर ये आ जो है आकर के कहाँ मिल जाएगा? त्र में। नहीं समझ रहे हो? जी जी। और फिर ये कर्तरी जो था आ तो है ना, आय के य में ये वाला अण वाला आ मिल जाएगा, तो आए ये बन गया कर हमारा कर्तृभिप्राय। अब कर्तारम अभिप्रैति, अभिप्रैति का मतलब होता है गच्छति। फिर अभी का क्या तो जो अर्थ रहेगा अभिप्रैति में? अभिप्रा तो अभी फिर पूरे अभिप्रैति का अर्थ होता है गच्छति। वो तो इति का भी गच्छति ही होता है। यहाँ अभिप्रैति का भी क्या है अर्थ? गच्छति ही है। गच्छति ही है। अभिप्रैति माने गच्छति। गच्छति। वो अभी का अर्थ है अच्छे से, और प्रा माने भी है अच्छे से, और एति माने है प्राप्त होता है। नहीं समझे? जी जी जी। तो जो कर्ता को प्राप्त होता है अच्छी तरह से। यही अभिप्रैति का अर्थ है। तो कर्तृभिप्राय शब्द का अर्थ समझ गए कि नहीं? कैसे कर्तृभिप्राय बना? समझ गया कर्तारम पूरा। अभिप्रैति ये विग्रह करेंगे और यहाँ पर जी। फिर कर्तरी अभिप्रा, फिर अण प्रत्यय करेंगे। इन अण धातु प्रत्यय। से तो उसको वृद्धि होगी, आय हो जाएगा। कर्तृभिप्राय इधर जो है अम था, उस अम का क्या जी। हो जाएगा? उपपद मतिंग से समास होगा। समास होगा, उसका लुक हो जाएगा अम का। वो वो फिर कर्तरी कर्तरी है, था तो यहाँ पे जी इक्विवेलेंसी लग जाएगा। यण संधि कर देंगे तो कर्तृभिप्राय शब्द बनता है, और इसका मतलब होता है कर्तारम अभिप्रैति, यानी कर्तारम गच्छति, यानी कि कर्तृगामिनी। समझ गए कि नहीं? जी। कर्तृगामिनी क्रिया। कर्तृ, अब चूंकि कर्तृभिप्राये सप्तम्यंत है तो क्या होगा? कर्तृगा कामिनी, इसलिए सप्तम्यंत रखना पड़ा, क्योंकि कर्तृभिप्राय वहां पर है। तो ये भी जो है ये सरल है कि कर्तृगामी यानी कि कर्ता को जो जाए। कर्तारम जी गच्छति थी कर्तृगामी। समझे कि नहीं? जी। जी सर। अब क्रियाफल का मतलब क्या है? क्रियायाः फलम क्रिया क्रियाफलम। पर। तो यहाँ पर समझने की थोड़ी सी बात है कि यहाँ पर जो है भाई साहब, क्रिया का जो फल है वो फल हम वो कर्ता वाला को ही। नहीं लेंगे जो पहले वाला हम पहले बहुत पहले देखे थे ना। जी जी, वो वाला नहीं लेंगे। उस वाले फल का लक्षण क्या था? बोलो, लिखवाए थे ना? फल का लक्षण क्या था? धात्वर्थ व्यापार जन्य फलास्यत्वम, वो तो कर्मत्वम था। हाँ, वो था धात्वर्थ। धात्वर्थ धात्वर्थ व्यापार जन्य फलत्व। हाँ, ये तो नहीं था भाई। अच्छा, अन्य जो है इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है जी आ बोलो। रही। अच्छा, भाई सौरभ पाथ करके ये कुछ लिखे हैं, तो पाठक। ये सौरभ जी कुछ आप बोल नहीं रहे हैं। चलिए, सौरभ जी गायब हो गए लग रहा है क्या? हाँ, अब ये डॉक्टर राघवेंद्र, राघवेंद्र हैं करके क्या?
हाँ सर, प्रेजेंट सर। मैं प्रेजेंट नहीं, इसके अतिरिक्त आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ और बोलिए। थोड़ा ज्वाइन होने में थोड़ा लेट हो गया सर, आज 15-20 मिनट लेट हो गया था। अच्छा चलिए। हाँ सौरभ जी दोबारा प्रकट हुए हैं महाराज, बोलिए कुछ। सौरभ जी। अच्छा ये शक्ति जी कौन है भाई? जी सर। बोलिए फल का लक्षण, बोलिए फल का लक्षण क्या बताए थे? धात्वर्थ व्यापार जन्यत्वे सति धात्वर्थम धात्वर्थ हाँ व्यापार बताइए। जन्यत्वे सति धात्वर्थम फलस्य लक्षणम। देखो, एक जो मतलब आधा लक्षण किसी और ने बोला और आधा लक्षण किसी और ने बोला, तो वो एक दग्ध अश्व रथन न्याय करके है ना शिवम जी? सर याद नहीं है। किसी को याद है? नहीं सर। किसी को? देखो भाई उसमें कुछ है नहीं समस्या। दग्ध मतलब जल गया, और अश्व माने घोड़ा, और रथ माने रथ। तो दो राजा थे, जंगल गए, अब भले वो लड़ाई कर, तो एक का भैया घोड़ा जल गया, एक का रथ जल गया। नहीं समझे? और ये जो दग्ध शब्द है ना, दग्ध मतलब होता है जल गया। और अभी हम आपको एक न्याय लिखवाए थे कि द्वंद्वान्त श्रूयमाणम पदम मैडम पतम प्रत्येकम, प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अभी दिखवाए थे ना? तो वहां जी द्वंद्वान्ते में बताया था हमने कि अंत का मतलब क्या है? सामीप्य समीप। समीप। तो ये अश्व और रथ में कौन सा हुआ है समास? द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व। अब इसके अच्छा अंतिम में यहाँ पर दग्ध शब्द नहीं है, लेकिन जब अंत का अर्थ कर देंगे समीप में, और समीप कहीं पर पूर्वकृत होता है, कहीं पर परकृत। परकृत। यहाँ पूर्वकृत तो हो जाएगा शायद। इसलिए इस दग्ध का अन्वय अश्व में भी होगा, इस दग्ध का अन्वय रथ में भी होगा। यानी कि एक राजा जो है दग्ध माने कि अश्व दग्ध हो गया, एक राजा का रथ हो गया। तो दोनों ने फिर क्या किया, एक ने अपने घोड़े एक ने अपने रथ को मिलाया, तो काम चलाया। ऐसे ही एक वो जो आता है ना, पंगवंध वध उभयोरपि, दृष्टान्तस्तनियस्तत् नहीं वो नहीं। पंगवंध वध उभयोरपि संयोगस तत्कृतः सर्गा। तत्कृतः सर्ग सांख्यकारिका। तो यहाँ पर हमको उतने से प्रयोजन नहीं है, हमको सिर्फ किससे प्रयोजन है? पंगु और अंध से। पंगु और अंध। एक ने कहा कि धात्वर्थ, क्या कहा भाई? धात्वर्थ व्यापार व्यापार जन्य जन्यत्वे सति धात्वर्थम। और दूसरे ने कहा धात्वर्थत्वम। इसलिए हमको यही कुछ याद आ रहा था। समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझ गए सर अब। हाँ। अब समझे अच्छे से। अब समझे अच्छे से। तो भैया कहने का तात्पर्य यही है कि दो चार लोग मिलजुल कर ये उत्तर न देने, न देव न उत्तर दो, इसकी बजाय एक ही आदमी मतलब याद कर ले ठीक ठाक और उत्तर दे दे। ऐसी कृपा आप लोग कब करेंगे? अब सर सारा का सारा याद करके आएंगे अगली क्लास में।
चलो चलो, कम से कम अब जा करके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुनने में। चलो भाई ठीक है। तो हम बता क्या रहे थे आपको कि स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रिया फले, यहाँ पर जो है फल शब्द का लक्षण हमने आपको जो पहले बताया था वो वाला लक्षण यहाँ पर नहीं रह गया। यहाँ पर फल का लक्षण कुछ अलग ही हो गया। तो वो लक्षण बहुत ज्यादा सरल है, हम बता देते हैं आपको। क्या लक्षण है? यदुद्देश्य, अरे भाई, धात्वर्थ क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम। क्या समझे? बोलिए बोलिए, जो लिखा है उसको यदुद्देश्य बोलिए। धात्वर्थ क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम। और बिना देर किए लिख लीजिए इसको। यदुद्देश्य धात्वर्थ क्रियायाम प्रवृत्ति तत्फलम। लेकिन ये वाला फलम कहाँ के लिए? स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले में जो फल शब्द है उस फल के लिए ये वाला जो लक्षण है यहां से लेकर के यहां तक। देखो, फल शब्द का अर्थ जगह जगह पर बदल जाएगा, लेकिन आपको प्रायः फल शब्द का सब जगह लक्षण यही वाला मिलेगा। केवल व्याकरण में जब धात्वर्थ फल की बात करेंगे तो वो लक्षण थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो कि हम आपको पहले लिखवा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप कहीं भी कोई भी फल की बात करेंगे तो वो यही वाला फल आपको मिलेगा। ठीक है? जी सर। दो प्रकार का फल होता है, एक तो होता है जो सब जगह के लिए लागू हो, एक होता है जो किसी शास्त्र विशेष में काम आए। तो पहले हम जो लक्षण लिखवाए थे वो आपका व्याकरण शास्त्र में जो धातु है, उस धातु का अर्थ है, उसी के लिए वो है फल। और ये वाला जो है आपको प्रायः सर्वत्र लोक में यही वाला फल का लक्षण मिलेगा। अब आप कोई भी प्रयोजन देख लो तो वो यही वाला होगा। ठीक है? अब जैसे घटा लेते हैं, जैसे पच धातु है, पच मतलब होता है पकाना। इस पकाने से जो हमने फल देखा था, हमारे मतलब वैयाकरणों के लिए उपयोगी फल था, वो था विक्लिति। क्या था? विक्लिति। विक्लिति का मतलब क्या था? जो चावल है उस चावल का थोड़ा सा मुलायम हो जाना, थोड़ा सा बढ़ जाना, यही था विक्लिति। समझे कि नहीं समझे? जी जी सर। अब एक यहीं पर एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, तो वो भी हम आपसे कह देते हैं। जैसे अब यहीं पर आ रही है तो क्या करें? तंडुलम पचति प्रयोग होता है कि नहीं होता है? या होता है। तंडुलम की जगह तंडुलान कर लो। तो तंडुलान पचति में जो है, तंडुल के अंदर, तंडुल कहते हैं चावल को, चावल के अंदर क्या होता है? विक्लिति होती है। विक्लिति का मतलब क्या है? थोड़ा सा मुलायम और बढ़ जाना। मुलायम होना और थोड़ा सा बढ़ जाना। लेकिन ऋषि जी एक बात बताइए कि प्रयोग तो ये भी होता है। रोटिकाम पचति। हाँ जी। तो बताइए यहाँ पर जो है रोटिका, क्या थोड़ी सी रोटी मुलायम हो जाती है पकाने पर, या थोड़ी सी बढ़ जाती? बढ़ तो जाती है भैया, बढ़ के कहाँ जाती है? फूल जाती है। बढ़ के तभी से बाहर चली जाती है।
तो यहाँ पर जो है ना, क्या होता है यहाँ पर, क्या वहां पर मुलायम हो जाती है? अच्छा ये बताओ। वहाँ पहचान तो हो नहीं, जाते हैं, मुलायम नहीं होती। तब विकलिति का मतलब जो है यहाँ पर कैसे घटेगा? लेक्चर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ जो है ना, विकलिति का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आपका चावल का मुलायम हो जाना ही विकलिति नहीं है। उसमें वो विकलिति का परिपक्व मतलब बना है, पक जाना। विकलिति का मतलब है कि अवयवों का संयोग अथवा अवयवों का विभाग। विकलिति का मतलब क्या है? अवयवों का अवयवों का संयोग या अवयवों का योग्य विभाग। अवयवों का विभाग। अच्छा, यहाँ पर संयोग हो गया है रोटिका में। हाँ, बढ़िया। वहां पर अब देखो, चावल में जो था ना, वो उसके, भाई चावल के अंदर भी तो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना। चावल के अंदर जो अणु रहते हैं, वो अणु जब क्या हो गए, दूर दूर हो गए थोड़े से, और उसमें पहुंच गया अंदर पानी, तो वो थोड़ा सा लगने लगा मुलायम। लेकिन जब आई बात रोटिका की, तो यहाँ पर विकलिति का मतलब हुआ अवयवों में संयोग, माने अवयव और ज्यादा चिपक गए। पानी था वो उड़ गया। समझ रहे हैं कि नहीं महाराज? हाँ जी जी महोदय। सर। जब अवयवों का संयोग हो गया, उसको भी हम कह देते हैं कि विकलिति हो गई। अब अवयवों का हाँ। विभाग हो जाता है, तो भी कह देते हैं विकलिति हो गई। समझ गए कि नहीं? अवयव हाँ जी। मतलब उसके टुकड़े। चलिए, तो ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई, वो अपना हाथ खड़ा करे। कोई नहीं किया। अच्छा, किसको किसको समझ में आ गई, वो हाथ खड़ा करे अपना। शिवम जी, शक्ति जी, ऋषि जी, तीन ही लोगों को समझ में आई, अन्य किसी को समझ में नहीं आई। सर, ये संयोग वियोग करने वाला जो होता है वो वायु है, ऐसा मेरे धारणा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे देखिए, चावल अग्नि को ही जब हम पचति, पकाते हैं, अग्नि ही पचति, वायु विभजति, ये मुझे धारणा हो गया, इसलिए ये पॉइंट मुझे अंदर नहीं घुस रहा है। देखिए ऐसी बात है, थोड़ा सा समझिए। ऐसा नहीं है कि माने अग्नि पकाती है, ये ठीक बात है, लेकिन ये भी तो प्रयोग करते हैं ना कि देवदत्ता तंडुलान पचती, ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं। जी सर, जी। ऐसे ही चैत्र रोटिकाम पचती, ऐसा प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब वो हाँ सर। किसके द्वारा पकाता है? चैत्र अग्निना, अथवा जिसके द्वारा भी पकाता हो भाई, उससे हमको जी। प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिसको पकाता है, जैसे तंडुलों को पका रहा है अथवा रोटिका को पका रहा है, तो हाँ। इसका मतलब है कि तंडुल के अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है। ऐसे रोटिका के अंदर भी कोई चीज उत्पन्न हो रही है, इसीलिए अच्छा। हम कह रहे हैं कि रोटी पक गई, तंडुल पक गया। क्यों कहते हैं? ओके। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ उत्पन्न हुआ। वो क्या उत्पन्न हुआ? उसी को कहते हैं फल उत्पन्न हुआ, विकृति रूपी फल उत्पन्न हुआ। अब बात यह है कि तंडुल के अंदर जो विकृति है वो अलग प्रकार की है, रोटी के अंदर विकृति अलग प्रकार की है। क्योंकि अगर विकृति का अर्थ हमने जो पहले बताया था, वो था केवल मृदु हो जाना, मुलायम हो जाना, तो वो अर्थ तो आप अच्छा। तंडुल के लिए तो कह सकते हैं कि तंडुल तो थोड़ा मुलायम हो जाता है। इस अभिप्राय से हम विकृति का प्रयोग तंडुल के लिए कर देते हैं कि तंडुल के अंदर हाँ, विकृति हो गई। लेकिन अगर समझ में आया, विकृति समझ का में अर्थ हम आया। जी। विकृति का हमने पहले अर्थ बताया था
मृदु हो मृदु जाना। विशद तो विशद ये तो तंडुल के लिए जाएगा ना, क्योंकि तंडुल तो मृदु होता है, तो ये विकृति हम तंडुल में कह सकते हैं कि विकृति हो गई, तंडुल मृदु हो जाता है। लेकिन अब रोटी, भैया रोटी के अंदर विकृति हो गई तो रोटी तो मृदु नहीं होती, जी इसलिए रोटी के अंदर विकृति कैसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विकृति का अर्थ कुछ अलग ही है। तो विकृति का अर्थ होता है अवयवों में संयोग या अवयवों में विभाग, ये दोनों अर्थ जो है विकृति का होता है। और हम क्या कह देते हैं, मृदु विशदत्वम विकृति। हम एक हम्म, तंडुल को लेकर के उसको बोल देते हैं, लेकिन हमको समझना है विकृति मतलब होता है अवयवों का संयोग, अवयवों का विभाग। तो जब पकाएंगे तो तंडुलों में अवयवों का विभाग होगा, इसलिए वो मुलायम हो जाएंगे, और पकाएंगे तो रोटिका में विकृति होगी, लेकिन वो विकृति अवयवों के संयोग रूप होगी। जी वहां पर मृदु जी विशदत्वम है, और यहाँ पर जो है दृढ़ी माने दृढ़ होना फल हो जाएगा, मृदु नहीं दृढ़। और जी विशदत्व का उल्टा कर लो लघुत्वम। ऋषि जी जी महोदय। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मृदु की जगह कर देंगे दृढ़ रोटिका के लिए, हाँ और जी, विशद का उल्टा जो भी हो विपरीत वही यहाँ पर प्रयोग कर देना है। समझ गए कि नहीं? ठीक है महोदय, समझ गए। चलिए, तो ये बात हमको बतानी थी। ये अभी हमने आपको कुछ, क्योंकि पहले विकृति पर थोड़ी सी बात हमने की थी, इसलिए विकृति को ही हमने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर हमको बताना था मुख्य रूप से कि फल क्या होता है। तो फल का एक लक्षण, फल का एक बात हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी हमको जो है फल का जो दूसरा लक्षण है, दूसरा स्वरूप है, ये बताना है। तो देखिए, पच का अर्थ हम वैसे तो सामान्य रूप से विकृति समझते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या पकाने से केवल कोई इसलिए पकाता है कि चावल पक जाए या रोटी पक जाए? क्या इसके लिए कोई पकाता है, इस उद्देश्य से पकाता है क्या? नहीं। नहीं, कि भैया पक जाए इस उद्देश्य से तो कोई नहीं पकाता। अरे क्यों पक करके पकाता है? उसका भोग भी कर लिया जाए। हाँ, इसलिए पकाता है। इसके दो शब्द इसके लिए प्रयोग में हम लोग लाते हैं, एक होता है क्षुण निवृत्ति और तृप्ति। किसके लिए? क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति। तो यदुद्देश्य में यत शब्द दिख रहा है ना आपको, यत माने जिसको, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, जिसको उद्देश्य बना करके। तो यत का अर्थ क्या हो जाएगा? क्षुधा उद्देश्य क्षुण निवृत्ति, निवृत्तिम, और तृप्तिम उद्देश्य, भूख को हटाने के लिए और तृप्त होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए क्या होता है, पच धात्वर्थक क्रिया में। अब यहाँ धातु कौन सी है भाई साहब? पच पच है। और धात्वर्थ क्रिया कौन सी है? क्रिया मतलब चढ़ाने से लेकर के उतारने तक बताए थे, अधिश्रयण से अधिश्रयण लेकर के से अधाश्रयण तक व्यापार। अधाश्रयण तक माने चढ़ाने से लेकर के उतारने तक, यही तो पच धात्वर्थ क्रिया है। इस क्रिया में प्रवृत्ति होती है, इसलिए तत्फलम का मतलब क्या होगा? ये जो तत् शब्द है ना, और ये यहाँ यत शब्द है, ये यत और तत् आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जो तत् है वही यत है। तो जी तत् क्या है? तत् मतलब वह फल है, और यत से क्या लिया है हमने, क्षुण निवृत्ति और तृप्ति को, इसलिए यही फल है।
जिसको जी। उद्देश्य करके धात्वर्थ माने पच धात्वर्थ पकाना, इस धातु का अर्थ क्या है, अधिश्रेण से लेकर में चढ़ाने से उतारने तक जो भी हम पकाते हैं वो सभी उसमें प्रवृत्ति होती है, क्योंकि क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति को लेकर के। इसलिए अगर कोई पूछे पकाने क्रिया का फल क्या है, तो आप सामान्य रूप से यही कहेंगे क्षुण निवृत्ति और तृप्ति। लेकिन अगर हम लोग जब पूछेंगे कि धातु का अर्थ क्या है, देखो पच धातु का फल और पच धातु का अर्थ, ये थोड़ा सा दोनों में अंतर होगा। तो यही चीज है, यहाँ पर हमको सामान्य रूप से कहीं भी आप फल का लक्षण लेंगे, कहीं भी फल का स्वरूप समझेंगे, तो वो फल का स्वरूप यही होता है। लेकिन अगर हम अपने सकर्मक व अकर्मक का लक्षण घटाना होगा भाई साहब, कर्म कर्ता की बात चलेगी, तो वहां पर फल से हम जो आपको पहले बताए हैं, जो धात्वर्थ व्यापार से जन्य होता है, जो धात्वर्थ होता है, वो फल लिया जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से जब हम कहेंगे अथवा स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, इस सूत्र की कहीं पर भी प्रवृत्ति करेंगे, तो उसके लिए ये वाला फल का स्वरूप हमको समझना पड़ेगा कि जिसको उद्देश्य करके क्षुण निवृत्ति और तृप्ति को उद्देश्य करके पकाना रूपी क्रिया में प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह फल है, यानी क्षुधा की निवृत्ति, भूख की निवृत्ति और तृप्ति, ये फल हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई? जी। जी सर। आगे। अच्छा, ओके सर। अब यहाँ पर जो है यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम। ये एक श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिए। क्या है? यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादयः। यस्यार्थस्य प्रसिद्धस्य। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम प्रसिद्धर्थम। प्रसिद्ध्यर्थम, आरभन्ते। ये तो हो गया आधा चरण, माने एक चरण। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम और भन्ते पचादयः। फिर इधर से लिख लीजिए तत्प्रधानम हम न लाभादि प्रयोजनम। ठीक है? जी। जी सर। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम, जिस अर्थ की, जिस अर्थ से कोई भी अर्थ ले सकते हैं, जैसे भूख को मिटाना, तृप्त होना, इसकी प्रसिद्ध्यर्थम माने कि सिद्धि के लिए, प्र माने अच्छे से, सिद्ध्यर्थम माने सिद्धि के लिए, पचादि क्रियाओं का, आरभन्ते माने कि आरंभ। पचादि क्रियाओं, हाँ पचादि क्रियाओं का आरंभ किया जाता है। क्या समझे? जिस अर्थ जिस की अर्थ सिद्धि की के लिए सिद्धि के लिए पचादी क्रियाओं का आरंभ सिद्धि किया माने, जाता है। प्रसिद्धि मतलब उसकी सिद्धि के अच्छे लिए। कार्य सिद्धि के लिए। हाँ, जिस अर्थ की माने जिस कार्य की प्रसिद्धि यानी करने के लिए, सिद्धि के लिए पचादि क्रियाओं का आरंभ किया जाता है,
अथवा जिस उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए पचादी क्रियाओं का आरंभ किया जाता है, वह जो उद्देश्य है वही प्रधान फल होता है उनका। तेसाम माने उन क्रियाओं का, तत् माने वही प्रधान फल होता है। वहां पर लाभादि जो है वह प्रयोजन माने फल नहीं होता है। जी जैसे बात आती है याग की, तो कोई याग क्यों करता है, किस अर्थ स्वर्गादि की? हाँ, तो यहाँ पर यस्य माने यागस्य, प्रसिद्ध्यर्थम माने उत्पत्ति के लिए, पचादी मतलब याग रूपी क्रिया का आरभंते यानी कि आरंभ किया जाता है। तो तत् माने वही स्वर्ग रूपी प्रधानम फलम, उस याग का वही प्रधान फल है। लाभ माने दक्षिणा जो है उसका प्रयोजन नहीं है। नहीं है। समझ गए कि नहीं? जी वह जो समझ है गए। प्रधान फल मुख्य प्रयोजन है साध्य। समझ गए कि नहीं? जी सर समझ जी गए। तो इस प्रकार का जो फल है वह है जिस व्यापार का, जिस क्रिया का, ऐसी क्रिया का वाचक जो धातु, उस धातु से आत्मनेपद आता है। ठीक है, जी तो ये आपको याद रखना है कि यद उद्देश्यम तत्फलम, ऐसा भी कह सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन ठीक से समझेंगे तो ये जिसको उद्देश्य करके धातुर्थ क्रिया में प्रवृत्ति होती है वृत्ति होती है उसको फल तत् कहते हैं। कहते। जैसे स्वर्गम उद्देश्य याग क्रियायाम प्रवृत्ति ही, वृत्ति यज भवति। धातुअर्थ याग क्रियायाम प्रवृत्ति ही, तत् अर्थात स्वर्गम फलम याग क्रिया कस्याः याग याग क्रियायाः क्रियाः। जी क्रियायाः। ठीक है, जी चलिए तो ये बात हमने कुछ समझी। ठीक है, तो जी आज का पाठ जी हम यहीं तक रखते हैं, और कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं।